आयोजन आज। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम संसद सदस्य रहेंगे उपस्थित। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गांधीनगर में वाहन और मोबाइल चोरी के लिए गुजरात पुलिस की ई-एफआईआर प्रणाली की करेंगे शुरुआत। गुजरात पुलिस के कंट्रोल सेंटर त्रिनेत्र और मानसा में महात्मा गांधी पुस्तकालय के नवनिर्मित भवन का भी करेंगे उद्घाटन। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थो चटर्जी को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में हुई गिरफ्तारी। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आज 23 जुलाई 1927 को देश में रेडियो का प्रसारण हुआ था शुरू। भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में समाचारों के साथ मनोरंजन का आसान माध्यम है रेडियो। और वेस्टइंडीज के खिलाफ रोमांचक मैच में भारत 3 रन से जीता। 3 मैचों की सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। दूसरा वनडे रविवार को। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से, जहां मंत्री पार्थो चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया है और पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में इनकी गिरफ्तारी की गई है। पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। ममता के मंत्री पर शिकंजा कस गया है और शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और हमारे संवाददाता कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। तब तक हम आपको बता दें कि ईडी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे और वर्तमान में मंत्री हैं इस सरकार में पार्थ चटर्जी, उनको गिरफ्तार किया है। कल ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई जगहों पर छापेमारी की थी जिसमें बड़ी रकम कैश में बरामद की गई थी, जिसकी बताया जा रहा है कि 21 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई थी और प्रवर्तन निदेशालय ने आज उनको गिरफ्तार किया है। और इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी पर शिकंजा कसता जा रहा है। शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई थी। शिक्षा भर्ती घोटाले में तमाम शिक्षकों को और दूसरी पदों पर जो नियुक्तियां हुई थी उसमें बताया जा रहा है कि बड़ा घोटाला किया गया था और पैसा लेकर के रकम के बदले में नौकरियां दी गई थी। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस पर और जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल हम बता दें कि पश्चिम बंगाल में राजनीति भी गर्मा गई है और जिस तरह से लगातार प्रवर्तन निदेशालय अपने सख्त कदम उठा रहा है उसकी एक बानगी देखी जा सकती है यह शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर के। पिछले काफी समय से पश्चिम बंगाल में तमाम घोटालों और हत्याओं का जो दौर चला था, राजनीतिक हत्याओं के दौर पर वहां के पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट ने, कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई थी और तमाम मामलों को सीबीआई के सुपुर्द किया था। एक के बाद एक तमाम मामलों को सीबीआई के सुपुर्द किया था। शिक्षा भर्ती घोटाले पर भी सबकी निगाहें बनी रही हैं और इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले में तमाम जो कल जिस तरह से छापेमारी की गई ईडी की तरफ से, उसमें बड़ी रकम बरामद हुई थी और उसमें तमाम लोगों के नाम एक के बाद एक तार जुड़ते हुए नजर आए थे। और अब कोलकाता से पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं। शिक्षा भर्ती घोटाला का यह पूरा मामला है और वर्तमान में भी वो ममता सरकार में मंत्री हैं। तो ममता सरकार के खिलाफ, या कहा जाए कि ममता सरकार के मंत्री के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कसा है। हमारे संवाददाता पार्थ चटर्जी की इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रसेनजीत बख्शी, जो कि कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत, क्या कुछ ताजा अपडेट आप देंगे? पूरी खबर के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। पहले तो ये बता दूं कि पार्थ चटर्जी को अपने साउथ कोलकाता के घर से लेकर ईडी की तरफ से सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जिसको कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लेक में, वहां पे लेके जा रहा है ईडी के ऑफिशियल्स ने। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि बाकी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई ईडी की तरफ से किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट या वगैरह वगैरह। साथ ही में जो अर्पिता मुखर्जी है उनको भी डिटेन किया गया है, जिनके घर से ये रुपया बरामद किया गया है और बाकी मोबाइल फोन, दस्तावेज, ये सब कुछ बरामद किया गया है। उनको भी डिटेन किया गया है।
और बाकी कई सारे जगह पे कल जो छापेमारी की काम ईडी की तरफ से किया गया था, वहां से भी कुछ काफी सारे दस्तावेज हासिल हुए हैं ईडी को, तो वो सारे सब कुछ सीजीओ कॉम्प्लेक्स में लाया जा रहा है। तो हो सकता है आज भी कुछ इसमें कार्रवाई हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पार्थ चैटर्जी जो 1998 से ममता बनर्जी की खास लेफ्टिनेंट माना जाता था, उनसे पार्टी ने दूरी बरकरार रखी है और कल ही बता दिया है कि इसके साथ पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। पहले बताया यह गया था, चंद्रिमा भट्टाचार्य और कुणाल घोष दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए थे कि केंद्रीय सरकार की तरफ से ये हिंसा का वातावरण तैयार किया जा रहा है, ये रिवेंज लिया जा रहा है। राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई बीजेपी कर नहीं सकती, इसीलिए एजेंसीज को लगाया जा रहा है। लेकिन जब ये 20 करोड़ रुपया की मामला सामने आ गया, तुरंत पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन है कुणाल घोष की तरफ से एक ट्वीट करके बताया गया कि अगर इस बारे में कोई जवाब देना है तो जिसकी घर से रुपया बरामद हुए हैं उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा, या जिनकी इनके साथ कनेक्शन है उनको जवाब देना पड़ेगा, या उनकी वकील की तरफ से जवाब देना पड़ेगा। पार्टी की तरफ से इसमें कोई कुछ कहना नहीं है, ये पैसा पार्टी का नहीं है। पार्टी को इस पैसा के बारे में कुछ पार्टी को जोड़ना ठीक नहीं है जी। कहानी यह है, यहीं पे ट्विस्ट है कि क्या ममता बनर्जी अपने को बचाने के लिए, अपने पार्टी को बचाने के लिए और कई सारे लोगों को बचाने के लिए पार्थ चैटर्जी को सैक्रिफाइस कर दिया? ये सवाल उठने लगे हैं पॉलिटिकल माहौल में, और लोगों का कहना यह है कि ये जो पिछले 5-7 सालों से इस रिक्रूटमेंट घोटाले को लेकर लोगों ने आरोप लगा रहा था, कई तरह से अदालत की दरवाजा खटखटा रहे थे, कई तरह से कोलकाता की अलग अलग रास्तों पे इन लोगों ने चाकरी जो नौकरी के एग्जाम दिए थे, उन लोगों ने जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, सबका सब ये आरोप लगाए थे कि तृणमूल कांग्रेस की जो पूरे स्ट्रक्चर है नीचे से ऊपर तक, ये सारे स्ट्रक्चर इस घोटाले में जोड़े हुए हैं। और नीचे हमने इसको पैसा दिया है, इसको पैसा दिया है, कोई लोकल नेता है, कोई लोकल ब्लॉक प्रेसिडेंट है, कोई लोकल, सब तृणमूल कांग्रेस की है। लेकिन अहम मौके पर जिस तरह से पार्टी ने पार्थ चैटर्जी को खाली छोड़ दिया है, जिस पार्टी ने राजीव कुमार जैसा एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई के समय पे चीफ मिनिस्टर खुद कूद पड़ी थी, उसका फुटेज हम सबके पास अभी भी है, कूद पड़ी थी राजीव कुमार के घर पे, कूद पड़ी थी धर्मतला पे धरना प्रदर्शन के लिए, राजीव कुमार जैसे एक पुलिस ऑफिसर की गिरफ्तार को रोकने के लिए, वहां पे इतनी आसानी से ना तृणमूल कांग्रेस की कोई जो कार्यकर्ता है, जो कैडर्स है, उनको पार्थ चैटर्जी के घर के सामने देखा गया, ना पार्टी की तरफ से कुछ बोला गया, ना ममता बनर्जी की तरफ से कुछ ट्वीट आया, ना अभिषेक बनर्जी की तरफ से ट्वीट आया। तो एक पुलिस ऑफिसर के लिए जो तांडव मचा सकते हैं कोलकाता शहर में, वो पार्थ चैटर्जी जो पहला दिन से ममता बनर्जी का राइट हैंड माना जाता था, जो आज भी पार्टी की सेक्रेटरी जनरल है, जिसको महासचिव कहते हैं, जो आज भी प्रदेश की कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, जो 21 तारीख को मंच से सभा, जो 21 जुलाई की शहीद दिवस है उसको प्रिजाइड किए थे। इस पार्थ चैटर्जी की अरेस्ट में ना तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई बयान, ना तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई कैडर की झुंड विरोध दिखाने के लिए रास्ते पे है, कुछ नहीं है। तो कहानी क्या है, किस तरह से और क्यों तृणमूल कांग्रेस अपने आप को अलग करने की कोई, देखिए वैसे आरोप कई सालों से, कई दिन चीजों का चल रहा है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। कोयला घोटाला चल रहा था, गो तस्करी की घोटाला चल रहा था, और ये जो टीचर्स रिक्रूटमेंट को लेकर चल रहा था। लेकिन आखिर तक इतनी बड़ी अरेस्ट, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी अरेस्ट, और इस अरेस्ट पर चारों तरफ चुप्पी साधा गया। निखिल
जी निश्चित तौर पर, लेकिन आपने कहा कि पार्टी चुप्पी साधे हुए है, सरकार को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उनकी सरकार का कोई मंत्री गिरफ्तार हो रहा है, जिम्मेदार व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है, तो सरकार को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या कुछ आपको लग रहा है कि ये जो पूरी राजनीति एक की जा रही है, अब इसमें कहीं ना कहीं स्केप गोट बना दिया गया पार्थो चटर्जी को? पार्टी चाह रही है कि अगर उनका सैक्रिफाइस देने से भी वो किसी भी तरह से बाहर निकल सके तो ठीक है। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा भी राजनीति समझ पाता हूं तो ये स्केपगोट, एकदम स्केपगोट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्थो चटर्जी इस मामले में जुड़े हुए नहीं है, मेरा कोई सहानुभूति पार्थो चटर्जी के लिए नहीं है, ऐसे बात नहीं है। ही इज पार्ट ऑफ द एंटायर गेम। बट मेरा कहना ये है कि ये सिर्फ पार्थो चटर्जी नहीं है, एक पूरा सिस्टम काम किया था इसमें, इस घोटाले पे। किस तरह से लोकल लेवल पे नेताओं को बताया गया था कि आपने 5-5, 6-6 लोगों का नाम दीजिए जिनको भर्ती कराया जाएगा। किस तरह से पैसा उठाया गया था, किस तरह से उस पैसा को कहां तक पहुंचाया गया था, किस तरह से खाली ओएमआर सीट जमा करने के लिए बताया गया था। ये बता दूं, मैंने दुनिया को समझना चाहिए, कोर्ट के सामने ये काफी ऑलमोस्ट साबित हो गया कि खाली ओएमआर सीट जमा कर दिया गया। बिल्कुल, आपसे ये जो पूरा घोटाला है, इसके मोडस ऑपरेंडी के बारे में तो समझना ही चाहेंगे, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अब जांच में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, और गिरफ्तारी मतलब जो परिषद का पहले सभापति या सचिव हुआ करते थे, जिन लोगों ने इस प्रोसेस को एक जगह मतलब एक नतीजा दिया है वो है, और काफी पॉलिटिकल लोग भी है जो अभी बच के निकल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जहां मेरा सूत्र कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी की नजर में ऐसा कोई तृणमूल कांग्रेस की राजनेता अभी है, सिर्फ पार्थो चटर्जी नहीं है, तो कई सारे राजनेता है जो ईडी और सीबीआई की रडार में है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़े उसी तरह से इस सीबीआई जिस तरह से ईडी कल छापा मारा, किसी को कानों कान खबर नहीं लगा, और जिस तरह से इतने सारे कैश बरामद कर पाया किसी को कानों कान खबर नहीं मिला, तो जाहिर सा है कि ईडी और सीबीआई ने मैंने इसकी काफी गहरे तक अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसको लेके गया है, और तब ये नतीजे तक पहुंचा और पार्थो चटर्जी जैसे हेवी वेट को पकड़ने की हिम्मत दिखाया। और जैसे मैं कह रहा था कि आगे इसका और इंतजार करना पड़ेगा हमें, निखिल जी। आप इसके मोडस ऑपरेंडी के बारे में, किस तरह से ये घोटाला चला, कब से कितने वर्षों से ये चल रहा था, कैसे चल रहा था, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। 2012 से ये चालू हुआ है। 2012 जब टेट एग्जाम देकर टीचर्स लेने की बात हुई, तब से ये चालू हुआ। पहली बात तो है कि मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पहले पूरे जो अपने ब्लॉक लेवल पर नेता हैं, सबके पास ये मैसेज पहुंचा गया कि अपने तरफ से 5-6 लोगों की नाम दे दिया जाए जिनकी कराएंगे। बाद में इस जो मैसेज है, इस मैसेज इस तरह से फैल गया कि बंगाल में सभी को पता चल गया कि उस डिस्ट्रिक्ट में, उस ब्लॉक में इसको अगर पैसा दे तो हमारा नौकरी हो जाएगा, उस ब्लॉक में, इस डिस्ट्रिक्ट में अगर पैसा दे तो हमारा नौकरी हो जाएगा। और ये एमएलए से लेकर नीचे ब्लॉक लेवल पर इस तरह से लिस्ट बनाया गया है, और ये लिस्ट लेकर बैठक हुए लोगों की, मैं अगर पुराने कोई न्यूज़पेपर निकाला जाए 2013 की, तो इसमें काफी सारे डिटेलिंग है कि किस तरह से ये मीटिंग में तय हुआ था कि किस तरह से अपने कैडर्स को अपने एमएलए या बाकी ब्लॉक लीडर्स का और या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का दिया हुआ लिस्ट को एग्जाम में एडजस्ट किया जाए। और जाहिर सा है कि इसमें से मेजॉरिटी जो है, जो एग्जाम में फेल हुए हैं, जो एग्जाम में फेल हुए हैं और खाली ओएमआर सीट जमा करने के लिए इनको बताया गया है, तो बाद में जब फेल हुआ है तो खाली ओएमआर सीट को भर्ती कराया गया और उसी ओएमआर सीट को दिखाया गया कि देखो इन लोगों ने पास कर गया और इनको नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन पहले दिन से सवाल ये उठने लगा कि जो नाम का लिस्ट निकाला जा रहा है, साइड में उसका नंबर नहीं दिया जा रहा है, साइड में उसका पोजीशन नहीं दिया जा रहा है कि वो रैंक में फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। बार बार बोला जा रहा है
कि सिर्फ प्रसेनजीत बख्शी का नाम क्यों है, प्रसेनजीत बख्शी को कितने नंबर मिला है, अगर 200 में एग्जाम हुआ है उसको क्या 2 नंबर मिला है या उसको 120 मिला है, ये नंबर कहां है? तो ये नंबर किसी भी तरह से नहीं दिया जा रहा है। बार बार कोर्ट के सामने बाकी जो जॉब सीकर्स है उन्होंने जो अपील कर रहे हैं, बार बार इसको नकार दिया जा रहा है और सरकार की तरफ से बताया जा रहा था कि हम तो नौकरी देने के लिए तैयार है, खामोखा लोगों ने अदालत पे जा रहा है और अदालत इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे रहा है, तो हम तो एकदम पूरी तरह से निर्दोष है। सारे के सारे आरोप अदालत के ऊपर है, सारे के सारे आरोप उस लोगों के ऊपर है जिन लोगों ने अदालत के सामने खटखटाकर अपने लिए चाह रहा था कि हमारे जो नौकरी है जो वो नौकरी ठीक तरह से मिले। तो ये खाली ओएमआर सीट का खेल है, ये खाली ओएमआर सीट का खेल 12 साल में और बाद में जितने सारे एग्जाम हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सारे एग्जाम में ये खाली ओएमआर सीट का खेल हुआ है। और यहाँ पे बताया ये जा रहा है, कोई लोग कह रहा है कि 5 लाख, कोई लोग कह रहा है कि 10 लाख रुपया तक लिया गया है और ये सारे पैसा ऑफिशियली बांटा गया है पार्टी के अंदर, लेकिन ये तो हम कह नहीं सकते क्योंकि ये जांच का विषय है, आरोप ये है, लेकिन ये खेला है खाली ओएमआर सीट का। जी, आपने बताया कि अदालत के समक्ष जो है जो दूसरे परीक्षार्थी थे वो पहुंचे थे, अदालत का क्या आदेश था इसमें और क्या राज्य सरकार ने भी कोई कार्रवाई की थी इस पूरे मामले में इससे पहले? नहीं, राज्य सरकार की तरफ से सिर्फ बताया गया था हम तो नौकरी देना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने माने बीजेपी की तरफ से या सीपीएम की तरफ से उनकी अगुवाई में आप लोग अदालत जाके स्टे ले रहे हैं, इसीलिए उसी के कारण हम नौकरी नहीं दे पा रहा है। अदालत इसमें जिम्मेदार है, अदालत अगर स्टे नहीं देते तो हम तो कब का नौकरी दे देते जी। लेकिन अगर ये लोगों ने अपना पेशेंस रख के धीरे धीरे इस लड़ाई को लेके नहीं जाते और आखिर तक अदालत की तरफ से ईडी और सीबीआई का जांच नहीं बैठाया जाता तो यहां तक नहीं पहुंच पाते ये पूरी बात। और बल्कि 21 जुलाई को भी ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम तो चाहते थे अदालत अगर बीच में ना पड़ते तो हम नौकरी दे देते, हम तो नौकरी देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। अब इसमें 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई है, इस पर भी चुप्पे साधी हुई है पार्टी और सरकार की तरफ से भी। किस तरह की राजनीति आप देखते हैं और किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा और इससे प्रभावित होने वाली पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा दशा क्या होगी इससे प्रभावित होने से? देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में मैं कहना चाहूंगा कि अगर लोगों का सोच सही है तो लोगों को यह समझना चाहिए कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग, ये 20 करोड़ रुपया कुछ पैसा ही नहीं है, ये जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग। इस काफी सारे निखिल बारिश शुरू हो गई है। आप चाहे तो किसी सुरक्षित स्थान पर अगर जा सकते हो अपने कैमरामैन से कह दीजिए वो आपको किसी दूसरी जगह प्लेस करा दे, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। जी हाँ, कहानी है कि ये 20 करोड़ रुपया सिर्फ मैं बताऊं कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग ऐसा नहीं है। जिस तरह से लाखों लोगों के पास से लाखों पैसा लिया गया है, तो लाखों लोगों के पास से लाखों पैसा लिया गया है, उसमें ये 20 करोड़ रुपया सिर्फ एक, मैं कहूंगा कि एक ऐसी रकम है जो किसी के पास भी हो सकता है। इस पूरे चेन में जितने लोग हैं, किसी के घर पे भी 20 करोड़ रुपया मिल सकता है, क्योंकि इसी तृणमूल कांग्रेस की पहले जो एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम हम सब लोग जानते हैं, जो चारा घोटाले में सीबीआई का ज्वाइंट डायरेक्टर हुआ करते थे, उपेंद्र विश्वास, जो पहले मंत्री हुआ करते थे तृणमूल कांग्रेस सरकार की, उन्होंने बताया कि ये तो हजारों करोड़ रुपया की मामला है, ये सिर्फ 20 करोड़ रुपया नहीं। उपेंद्र विश्वास ने कह रहा है जिनका क्या कहते हैं, जिनके बारे में हम पूरे देश जानते हैं, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जिनके कारण आज जेल के सलाखे के पीछे है, तो वो उपेंद्र विश्वास ने कह रहा है कि ये 20 करोड़ रुपया सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है, ये हजारों करोड़ रुपया की मामला है।
तो अगर उपेंद्र विश्वास की बात माने या उपेंद्र विश्वास की ईमानदारी को माने, तो उसका ईमानदारी मान के अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई की तरफ से जांच जारी रहे, तो हो सकता है कि आगे किसी के घर पे अगर छापेमारी किया जाए तो इस तरह से 20-20 करोड़ रुपया मिलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये तो राजनीति उसी तरह से, मतलब शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कल बताया गया है कि शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कई कोशिश किया गया था कि इस जांच को एक नतीजे तक पहुंचाया जाए, तो उन्होंने भी बताया कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, इसलिए तो कई हजारों करोड़ रुपया की बात है। अगर और स्ट्रक्चरली करप्ट, एक बात बताया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के लिए कि पूरा जो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये स्ट्रक्चरली करप्ट, मतलब ये नीचे से ऊपर तक करप्ट है। तो ये नीचे से ऊपर तक अगर करप्ट है, अगर इस 20 करोड़ रुपया को मिला है, तो अगर ईडी आगे जाके जांच को जारी रखे, अगर उपेंद्र विश्वास की बात को माने, अगर शुभेंदु अधिकारी की बात को माने, तो हो सकता है आगे जाके और सारा 20 करोड़ रुपया मिलने का हो सकता है जी, आगे भी और धन जो है बरामद होगा। जिस तरह से आपने कहा कि ये जो जांच जारी है, छापेमारी लगातार की जा रही थी, तो आगे भी इसमें गिरफ्तारियां हो सकती हैं, कुछ चौंकाने वाले नाम भी आ सकते हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि विपक्ष का ओवरऑल क्या रिएक्शन है, खासतौर पर जो बीजेपी रही है वो तो शुरू से मुखर रही है इस मुद्दे को लेकर के, लेफ्ट पार्टीज का क्या कहना है और अब क्या रिएक्शन आ रहे हैं इतनी बड़ी घटना के बाद और ये जो पार्थो चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद? देखिए, लेफ्ट की तरफ से भी इस मुद्दे पर बार बार बताया गया है और जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके समक्ष बार बार इन लोगों ने पहुंचने का कोशिश किया है। पहले तो मैं बताऊं कि कई साल पहले दिलीप घोष ने ये प्रेस क्लब के सामने इन लोगों ने पहले अपना आंदोलन शुरू किए थे। कई दिनों तक प्रेस क्लब के सामने आंदोलन शुरू किए थे और वहां पे तब दिलीप घोष बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने वहां पे हाजिर हुए। बाद में सुकांत मजुमदार बार बार इनके साथ गए, शुभेंदु अधिकारी गए, बाद में सुभाष सरकार जो आज मंत्री है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, आप जानते हैं, सुभाष सरकार भी इनके साथ दिए हैं और वामपंथियों की तरफ से भी इनका साथ दिया गया है। लोग समझ रहे थे कि कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पे एक बड़ा घोटाला छिपा हुआ है, लेकिन कुछ लोग, मतलब 100-150 लोग आंदोलन कर रहे हैं, बारिश में, जाड़ में, ठंड में, गर्मी में, तो लोग इसको इस तरह से देखे नहीं कभी। लेकिन मैं दावत देता हूं इन लोगों को कि इन्होंने जिस तरह से कई सालों तक पीछे लगा, अदालत की दरवाजा खटखटाया, वकीलों की पैसा जुगाड़ किए और साथ में वामपंथियों की तरफ से विकास भट्टाचार्य जो राज्यसभा उन्होंने भी मदद की है वकील के हिसाब से। ये हकीकत है, जो हकीकत में हम छिपा नहीं सकते। इन लोगों की सारे कोशिशों के कारण और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी पिछले कई दिनों से अपना जिम्मेदारी लेने के बाद इसके ऊपर बारी बारी में तत्कालीन गवर्नर जगदीप धनखड़ साहब को अपडेट करते रहे, किस तरह से इनका आंदोलन चल रहा है, क्या क्या कागज है, क्या क्या किस, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी उस वक्त तृणमूल कांग्रेस के साथ थे, तो उनको पता था कि तरीका क्या है, किस तरह से किया जा रहा है। तो ये सारे की सारे इंफॉर्मेशन जब इकट्ठा करके पहुंचा गया है, तो उसके बाद ही ये इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाया गया। अदालत की तरफ से पूरी तरह से इन लोगों की साथ दिया गया और अदालत सीधी तरह से बताया कि ईडी और सीबीआई का जांच होनी चाहिए। तो ईडी और सीबीआई भी पूरी तरह से इस जांच में अपने पूरा ताकत लगा दिए हैं और आखिर तक ये नतीजे तक पहुंचा है। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे जाके हमको देखना पड़ेगा कि और क्या क्या होता है। जी, निश्चित तौर पर देखने का दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा। अदालती कार्रवाई क्या क्या हुई है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दें। अदालत की तरफ से देखिए एक नाम फेमस हो गया है, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, अभिजीत गांगुली, जिन्होंने ठान लिए थे, मतलब इस तरह से बोलना ठीक नहीं है अदालत के बारे में, ना आलोचना करना ठीक है, ना उनकी जी बिल्कुल कुछ भी ऑन एयर कहना ठीक नहीं है कुछ जी। हाँ, लेकिन फिर भी जिस तरह से अभिजीत गांगुली ने पूरी केस को समझने की कोशिश किया, पूरी केस को स्टेप बाय स्टेप उन्होंने एक के बाद एक टेट, प्राइमरी एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में,
टीचर, माने हर स्टेप में उन्होंने जिस तरह से बात को समझने की कोशिश किया, जिस तरह से उन्होंने मतलब इस तरह की जजमेंट देने लगे कि 5 बजे तक आपको अपीयर होना पड़ेगा, 4 बजे तक आपको अपीयर होना पड़ेगा, अभी तुरंत जो परिषद का ऑफिस है उसको सील करना पड़ेगा, अभी तुरंत परिषद के ऑफिस में सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल एजेंसी की लोगों को भेजना पड़ेगा। तो जिस तरह से उन्होंने अपना एक्टिविटी किया है, जिस तरह से बात को गहराई तक समझने की कोशिश किया है जस्टिस ने, तो ये हौसला दिया ईडी सीबीआई को, ये हौसला दिया उन लोगों को जिन्होंने आंदोलन कर रहे थे और आखिर तक एक नतीजे तक पहुंचा है। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि अगर आज भी अदालत का आलोचना हम करते हैं, लेकिन अदालत अगर चाहे, अदालत अगर बात को समझने की कोशिश करे और उस तरह से अपना स्टेप्स लेने की कोशिश करे तो कुछ भी हो सकता है। निश्चित तौर पर कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ा मामला है पार्थो की गिरफ्तारी का, और खासतौर पर ये जो शिक्षा भर्ती घोटाला है इसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस का जो कैडर है उनमें किस तरह की सुगबुगाहट आप देख रहे हैं? भले ही पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन ना आया हो, लेकिन पार्टी कैडर में कुछ रिएक्शंस तो जरूर होंगे। पार्टी कैडर में मैं क्या बताऊं? अब जो बेनिफिशियरी है वो तो बोल नहीं सकते कि मैंने पैसा दिया। जो बेनिफिशियरी नहीं है वो भी नहीं बोल रहा है कि हम पैसा देने की कोशिश किए थे, लेकिन किसके पास पैसा पहुंचना है ये समझ में नहीं आया था, इसीलिए मैं पैसा नहीं दिया। अब सारे के सारे गुस्सा पार्थो चैटर्जी के ऊपर है। लोग नहीं कह पा रहा है कि उसके बाद में भी कई सारे एजुकेशन मिनिस्टर आए हुए हैं, उसके बाद भी कई सारे परिषद की सभापति या सचिव हुए हैं, उसके बाद भी कई जगह पे कई विधायक है जो इस पूरे सिस्टम से जुड़े हुए थे। तो अब ये जो कैडर्स है वो जाए तो कहां जाए? मतलब वो ना घर का ना घाट का, ना उनको नौकरी मिला, ना उनको पैसा वापस मिला। तो अब इनको क्या करना चाहिए इनको समझ में नहीं आ रहा है। और ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि ममता, अगर कोर्ट केस खत्म हो जाए तो ममता बनर्जी सबको नौकरी दे देंगे। अब केस ऐसा पेचीदा हो गया कि आगे जाके नौकरी कभी मिले या ना मिले इसका कोई उम्मीद नहीं है। तो अब कैडर तो जैसे मैं कह रहा था, ना घर का ना घाट का। जी, निश्चित तौर पर न घर का न घाट का। जिन लोगों ने पैसा दिया उनकी नौकरियों का भी सवाल है, और जो लोग क्योंकि वो भी अब खड़े होंगे उन लोगों के खिलाफ जिनको उन्होंने पैसा दिया था। बहरहाल ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि सूबे की आम जनता इस पूरे विषय के ऊपर, इस घोटाले के ऊपर, जो आम लोग हैं उससे, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन आम नागरिक हैं, उनका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण को देखते हुए? कैसे सोचते हैं वो इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, आम नागरिक पहले दिन से ये मान रहा था कि इसमें घोटाला है, घोटाला है, घोटाला है। लेकिन लोगों के मन में एक थोड़ा सा, मैं कहूं कि निराशा, ये इस कारण था कि कुछ ठोस कदम नहीं लिया जा रहा है, कुछ ठोस कदम नहीं हो रहा है। चाहे वो शारदा मामला हो, चाहे वो नारदा मामला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो गो तस्करी हो, कोई ठोस कदम नहीं लिया जा रहा है। ये एक अफसोस, ये एक निराशा लोगों की मन में था। लेकिन आज एक ऐसा कदम लिया गया है कि लोगों को लगा कि ना, ये जो एजेंसीज हैं, ये एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं, और जब वक्त आएगा तब कदम उठाएंगे और इस तरह के गिरफ्तार करके बात को नतीजे तक पहुंचाएंगे। ये वार्ता देना, ये मैसेज देना सेंट्रल एजेंसी के लिए काफी जरूरी था, जो आज दिया गया। निखिल जी, निश्चित तौर पर आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आपसे चर्चा ये जारी रखेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। पार्थो चैटर्जी की पश्चिम बंगाल में गिरफ्तारी हुई है, इस खबर पर हम ब्रेक के बाद भी बने रहेंगे। On the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, New India Assurance is proud to celebrate its 104th Foundation Day. We are proud to be a part of the nation's growth and success from the past 103 years. New India Assurance, the trust of India.
नवजात शिशु को पहले 6 महीने तक माँ के दूध से सारा जरूरी पोषण मिल जाता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी पोषण की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। 6 महीने से 2 साल तक माँ के दूध के साथ साथ बच्चों को अन्य खाद्य चीजें भी देना आवश्यक है। कॉम्प्लीमेंट्री भोजन देते समय खाद्य सुरक्षा के इन पहलुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को अच्छे से धो लें, जैसे दाल, चावल, सब्जी, फल इत्यादि। बच्चे को उबला हुआ पानी ही देना चाहिए और उसके भोजन को भी उबले हुए पानी से ही तैयार करना चाहिए। भोजन बनाने और खाने से पहले माता पिता और बच्चों के हाथों को साबुन से धोना चाहिए। ये कीटाणुओं द्वारा भोजन के दूषण व उससे बच्चों में होने वाले दस्त या डायरिया से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। जहाँ तक संभव हो बच्चों को ताज़ा खाना ही दें। साफ बर्तन के इस्तेमाल करने से भोजन में कीटाणुओं की रोकथाम की जा सकती है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए साफ कटोरी और चम्मच का इस्तेमाल करिए। इन बातों का रखो ध्यान ताकि बच्चे रहें स्वस्थ और खुशहाल। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। विजू चाचा गांव जा रहे हैं क्या? अरे नहीं बेटा, हम लोग तो ट्रिप पर जा रहे हैं। ट्रिप पे? पिछले महीने तो रिटायर हुए आप, तो ये खर्चा? रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी लाइफ आराम से जी सकूं, इसकी प्लानिंग मैंने पहले ही कर ली थी। वो कैसे? मैंने एनपीएस में रेगुलर इन्वेस्ट किया और अब ये इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर पेंशन का लाभ दे रही है। अच्छा। हाँ अरुण, तुम भी एनपीएस में इन्वेस्ट करना शुरू करो। हाँ, मैं आज ही एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. पहलवान जैसी ताकत, साइंटिस्ट जैसा तेज दिमाग, स्वस्थ हृदय, आंखों की ज्योति, लंबी आयु और ग्लोइंग स्किन के लिए गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ये फायदे तभी हैं जब घी शुद्ध हो। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी खाइए। अपने मासूम बच्चों और परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम खबर बता रहे हैं आपको। पश्चिम बंगाल के शिक्षा घोटाले में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुबह पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार किया है। और ये एक बड़ा मामला है। जिस तरह से शिक्षक भर्ती घोटाला सामने चल रहा था उसको लेकर के ये गिरफ्तारी की गई है। 26 घंटे तक पूछताछ के बाद ईडी ने पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया है। आज सुबह पार्थ चैटर्जी ने स्वास्थ्य खराब होने की बात कही थी। उसके बाद डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंची, 2 डॉक्टर पहुंचे, उनके स्वास्थ्य की जांच की गई और पार्थ चैटर्जी को उसके बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उनको मेडिकल कॉलेज लेकर जाया जा रहा है और इसके बाद पार्थ को कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स ले जाया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। वहां पर जिस तरह से शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था उसमें तमाम आदेश भी आए थे और उसके बाद पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता बने हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी प्रसेनजीत, किस तरह से आप देखते हैं? प्रसेनजीत, जो 26 घंटे तक पूछताछ की बात बताई जा रही कि पार्थो चैटर्जी से 26 घंटे तक पूछताछ की गई, क्या कुछ इस बारे में भी जानकारी मिल पाई है कि क्या पूछताछ की गई? क्योंकि जो चेन ऑफ एविडेंस है, एविडेंसेस हैं, तमाम सारे इश्यूज रहे होंगे इसमें पूछताछ के, और ये ईडी का जो पूरी कार्रवाई है अब आगे किस तरह से बढ़ेगी? देखिए, आपने जो बातें बताई वही है चेन ऑफ एविडेंस। मतलब ईडी के लिए ये कि चेन ऑफ एविडेंस को एक के बाद एक जोड़ के ये अरेस्ट का जो लॉजिक है, अरेस्ट का लॉजिक तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आगे जाके अदालत के सामने ये अरेस्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। और साथ में जो 20 करोड़ रुपया है उस रुपया को इस घोटाले के साथ जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उस रुपया किसी दूसरे जगह से आया है और उसको हम वैसे ही दिखा दिया कि ये रुपया शिक्षा घोटाले के साथ कारण हुआ मिला है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये जो कानूनी जो चेन ऑफ एविडेंस है, ये चेन ऑफ एविडेंस को साबित करने के लिए इस 26 घंटे का जरूरत था। और इस 26 घंटे के बाद जब ईडी आखिर तक इसमें कंफर्म हो पाया कि हाँ ये पूरे घोटाले में सब कुछ हम चेन ऑफ एविडेंस को जोड़
सकते हैं तभी गिरफ्तार किया गया है। और क्योंकि कई सालों से कई सारे तथ्य इसमें है, कई सारे दस्तावेज इसमें है, तो ये सारे दस्तावेज को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, सारे एविडेंस को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के फिर अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा। और ये जाहिर सा है कि बात सिर्फ पार्थो चैटर्जी तक सीमित नहीं है, तो आगे जाके बाकी लोगों को जो जोड़ना है, तो इस जोड़ने के लिए पार्थो चैटर्जी से जो बातें उगलना पड़ेगा, तो वो कार्रवाई जारी था इस 26 घंटे तक। निखिल जी, अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई। क्या कुछ कार्रवाई अर्पिता के खिलाफ हो रही है? क्या कोई जानकारी या कोई मैं बात करते करते फिर वहां जा। जी जी जी, आप किसी से ये अर्पिता मुखर्जी जी, हाँ जी, अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ कार्रवाई के बारे में तो जानना चाह रहे हैं आपसे, और ये भी जानना चाह रहे हैं कि 20 करोड़ रुपए के बारे में कोई सोर्स किसी तरह से कुछ बता सकी है वो, और अब जो चेन की बात हो रही है कि तार किससे जुड़े हुए हैं, अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी किस ओर संकेत कर रही है? देखिए, ये अर्पिता मुखर्जी बेसिकली अगर आजकल ये फैमिली मैन टाइप का ओटीटी प्लेटफॉर्म देखकर हमको अगर बताया जाए, वो सेफ हाउस है, वो सेफ हाउस है अर्पिता मुखर्जी, और कई सारे नाम सामने आ रहा है। ये सेफ हाउस है जहां पे पैसा को पार्किंग किया जाता था। तो और ये अर्पिता मुखर्जी पार्थो चैटर्जी का काफी करीबी है, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हर एक नेताओं का, कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस, ये सारे नेताओं का एक एक दुर्गा पूजा होता है, एक एक दुर्गा पूजा में कई करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है। तो पार्थो चैटर्जी का एक दुर्गा पूजा है जिस क्लब का नाम है नाकतला उदयन संघ, नाकतला उदयन संघ। ये उनके पार्थो चैटर्जी के घर के पास है, और इस पूजा के जो मॉडलिंग फेस हुआ करते थे, पूजा में भी ब्रांडिंग होता है यहाँ पे, तो इस ब्रांडिंग के लिए जो मॉडलिंग फेस हुआ करती थी, ये अर्पिता मुखर्जी हुआ करती थी पिछले कई सालों से। तब किसी को समझ में नहीं है, और ऐसा कई सारे फुटेज, ऐसा कई सारे स्टिल पिक्चर अभी कल रात से सोशल मीडिया पे वायरल हो चुके हैं, जहां पे पार्थो चैटर्जी खड़े हैं, जहां पे अर्पिता मुखर्जी खड़ी है नाकतला उदयन संघ की पूजा इनॉग्रेशन में, और जहां पे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खड़ी है। जी, ये आप दिखा रहे हैं। इसमें आप अगर थोड़ा सा और कोशिश करें तो ये भी फुटेज आपको मिल जाएगा कि जहां पे मंच पर और अर्पिता मुखर्जी पार्थो चैटर्जी के साथ ममता बनर्जी भी खड़ी है, और ममता बनर्जी की चेहरा अर्पिता मुखर्जी की तरफ है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी अर्पिता मुखर्जी को नहीं जानती है, ऐसा नहीं है कि पार्थो चैटर्जी के साथ अर्पिता मुखर्जी का कोई संबंध नहीं है। तो प्रसन्नजीत, एक बड़ा सवाल, प्रसन्नजीत एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह से ममता दीदी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनकर सड़कों पर संघर्ष करने वाली मुख्यमंत्री के पद तक पहुंची हैं और भ्रष्टाचार से दूर रही हैं, लेकिन इस तरह की जिस तरह से करोड़ों करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, और अब गिरफ्तारियां हो रही हैं उनके मंत्रियों की, कितना बड़ा दाग ममता बनर्जी पर, कितना बड़ा दाग उनकी सरकार पर, और इस सियासत को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये काफी सारे बातें हैं जो खुलकर मैं इस पर्दे पर आपके सामने नहीं बता सकता हूं, लेकिन कहानी यह है कि हवाई चप्पल, आप दिल्ली में हो, आप अरविंद केजरीवाल की सादगी जीवन यात्रा के बारे में कल ही बात कर रहे थे, शायद आप लोग जो एलजी ने कुछ जांच के आदेश दिया है शराब की दुकान को लेकर, तो इस तरह की सादगी का जीवन हम कई सारे लोगों का देखते रहते हैं। और जब 2014 में अरविंद केजरीवाल सामने आया, तब एक कंपैरिजन भी होने लगे थे कि सादगी में कौन आगे है, ममता बनर्जी आगे है या अरविंद केजरीवाल आगे है। तो कहानी ये हवाई चप्पल पर देखना नहीं चाहिए, आपको देखना ये चाहिए कि इस तरह की जो घोटाला है, एक जगह पे सरकार 2011 से 2022 तक है, और ये सारे घोटाला हो रहा है, और सरकार को कुछ पता नहीं है, अभिषेक बनर्जी को कुछ पता नहीं है, उनका पेशा क्या है किसी को पता नहीं है, उनका कई मंजिला घर बन गया है, जिस घर का फुटेज किसी के पास नहीं था जब तक वहां पे सीबीआई ना
किसी का हिम्मत नहीं हुआ उसका स्टिल फोटोग्राफ उठाने का जब तक सीबीआई ना पहुंचे 1-1.5 साल पहले। तो ये सारे बातें हैं, ये पूरे बताया ये जाता है कि ये जो जा रहे सारे बनर्जी परिवार है, बंदोपाध्याय परिवार है, सारे हरीश चैटर्जी स्ट्रीट है, सारे हरीश मुखर्जी स्ट्रीट है, यहाँ पे कितने इन लोगों का प्लॉट्स है, ये सारे सवाल है। लेकिन आपने कुछ देर पहले पूछ रहा था ना कि लोगों के मन में क्या है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि सामने दिखाई दे रहा है भ्रष्टाचार की कहां तक जड़ है, लेकिन कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है, क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है। आज लोगों के मन में थोड़ा सा शांति है कि एक कदम तो उठाया गया है और आगे जाके क्या कदम उठाया जाए, इसी के सोच में, इसी के इंतजार में बंगाल की आम पब्लिक है। निखिल, एक के बाद एक चुनाव ममता बनर्जी जीती हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन जिस तरह से ये पूरा सारा मामला उनके सामने आया है और जिस तरह से आपने बताया उनकी नाक के ठीक नीचे इस तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा रहा पूरा सिस्टम और उनको पता नहीं चला, ये संभव नहीं है, या तो उन्होंने इग्नोर किया। अब ये जो पूरी राजनीति है, जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो भी बहुत नजदीकी से, बहुत करीब से इसको देख रहे हैं। अब किस करवट लेती दिख रही है आपको पूरी राजनीति, क्या कुछ रिएक्शन इसका नजर आ रहा है लोगों के बीच में? देखिए निखिल, ये पहली बात तो है कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी पूरी मामले को अपने कब्जे में ले लिया, जिस तरह से उन्होंने पिछले कई दिनों से इसके ऊपर अपना राजनीति कर रहे हैं, आगे देखना पड़ेगा कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के लोगों को लेकर रास्ते पे उतर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए, बंगाल में स्ट्रीट फाइटिंग तो काफी जरूरी है। ममता बनर्जी का जो इमेज बना हुआ है, जो इमेज को जो इमेज के ऊपर बैंक करके उन्होंने 2021 के चुनाव भी जीते हैं, दैट इज अ स्ट्रीट फाइटिंग। जिस तरह से 34 साल वामपंथियों ने पूरे बंगाल में एक तानाशाही का राज चलाए थे, उनके खिलाफ 1998 से या 1993 से स्ट्रीट फाइट करके ममता बनर्जी अपना जगह बनाई थी। अब बीजेपी के लिए या जो भी है, मैं किसी पार्टी के नाम नहीं लूंगा, जो भी इसके खिलाफ लड़ाई करना चाहते हैं उनको जनता को साथ में लेकर रास्ते में उतरना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये एक सिस्टमेटिक करप्शन है, ये एक स्ट्रक्चरल करप्शन है। इस करप्शन में किसी एक पार्थो चैटर्जी को अलग करके आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। यहाँ नीचे काउंसिलर लेवल से लेकर या ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर ऊपर तक करप्शन है और सब लोग जानते हैं। कोई अब बिल्डर को पूछिए, कोई भी बिल्डर को कोलकाता में या बंगाल में बताया ये जाता है कि जो हाउसिंग इंडस्ट्री है, हाउसिंग इंडस्ट्री का जो प्राइस है वो प्राइस एस्केलेटेड प्राइस है, जो होना चाहिए उससे ज्यादा है। आप जाके किसी बिल्डर को पूछिए, बोला क्यों नहीं हो, क्योंकि हमको 4 अलग अलग तृणमूल नेता को पैसा देना पड़ता है, उसका मैं भुगतान कैसे करूं, उसका भुगतान मुझे करना पड़ता है कस्टमर से। इसीलिए 4000 रुपया अगर स्क्वायर फीट आप बेच सकते हैं तो उसको बढ़ाकर 5000 रुपया स्क्वायर फीट करना पड़ता है। तो ये जो लोगों की आंखों के सामने है, अब ये स्ट्रीट फाइटिंग करना पड़ेगा, सबको लेके सामने आना पड़ेगा, तब इससे लोगों को छुटकारा मिल सकता है। निखिल जी, आपने कहा जिस तरह से सिस्टमैटिक करप्शन है, और ये करप्शन सिर्फ ममता बनर्जी के समय में नहीं बल्कि उसके पहले सीपीएम और लेफ्ट की सरकार के समय से चलता आ रहा है। आगे कम से कम बीजेपी उससे लड़ती हुई नजर आ रही है। आगे की राजनीति के बारे में भी आपसे बात करेंगे। प्रसेनजीत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द वापस होंगे और पश्चिम बंगाल के शिक्षा घोटाले में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्री पार्थो चैटर्जी की गिरफ्तारी पर हमारी खबर जारी रहेगी। जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। लहलहाती फसल,
भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. आजादी के अमृत महोत्सव में आपका अपना न्यू इंडिया एश्योरेंस मना रहा है अपना 104वां स्थापना दिवस। पिछले 103 वर्षों से देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं हम। न्यू इंडिया एश्योरेंस, विश्वास इंडिया का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर पश्चिम बंगाल से, जहां के शिक्षा घोटाले में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। 26 घंटे की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया है। शनिवार यानी आज सुबह पार्थ चटर्जी की स्वास्थ्य खराब होने का उन्होंने हवाला दिया, जिसके बाद 2 डॉक्टरों की टीम पार्थ चटर्जी के आवास पर इलाज के लिए पहुंची। अब पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद मेडिकल कराने के लिए उनको ले जाया गया है। पार्थ को कोलकाता के CGO कॉम्प्लेक्स ले जाया जाएगा। और इससे पहले हम आपको बता दें, दर्शकों को याद होगा कि कल का दिन जिस तरह से घटनाक्रम से भरा रहा है, 20 करोड़ रुपए बरामद हुए अर्पिता मुखर्जी के घर, और अर्पिता मुखर्जी के घर शुक्रवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारा था और पार्थ चटर्जी की करीबी बताई जा रही है अर्पिता मुखर्जी को भी ED ने हिरासत में लिया है। अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ से के करीब का कैश बरामद हुआ था। हम आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी के घर टीम पहुंची थी। कल 26 घंटे से अधिक वक्त तक उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी और इस पूछताछ के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको गिरफ्तार किया है। उनका मेडिकल कराया जा रहा है, उसके बाद उनको CGO कॉम्प्लेक्स ले जाया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में अर्पिता मुखर्जी का नाम सामने आ रहा है, जिनको कहा जा रहा है कि वो पश्चिम बंगाल में फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ रही है। तमिल फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है और उनके ज्यादातर उन्होंने फिल्मों में साइड रोल किया है। ओडिशा और तमिल की फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी गाज गिरी है वो पार्थ चटर्जी पर गिरी है और पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री हैं पार्थ चटर्जी। शिक्षा मंत्री थे इस पूरे घोटाले के प्रकरण के दौरान। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। प्रसेनजीत, जिस तरह से बात हमारी आपकी हो रही थी और आप बता रहे थे कि जो एक कट मनी की बात चल रही है, जिस तरह से सिस्टमैटिक करप्शन देखा जा रहा है, वो अभी से नहीं बल्कि जो लेफ्ट की सरकार थी उस समय से ही चला आ रहा था। अब बीजेपी सड़कों पर उससे लड़ती हुई नजर आ रही है। CPM का भविष्य कहीं ना कहीं एक सवाल यह भी उठता है, वो कहां स्टैंड करती हुई दिखती इस पूरे प्रकरण में? नहीं, देखिए कहानी है कि ये तो सच है कि जिस तरह के सिंडिकेट राज जो आप 2021 के चुनाव में इस वर्ड को आपने सुने हैं, पूरे देश सुना है, सिंडिकेट राज जी। ये सिंडिकेट राज 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने बनाया नहीं, ये सिंडिकेट राज तो वामपंथियों ने बनाए थे। बात यह है कि दोनों में फर्क है, एक तरीके के फर्क है। तरीका यह है कि वामपंथियों की समय पे अगर किसी बिल्डर को आप पूछे तो बिल्डर बोलेंगे कि हमारे लिए आसान इसलिए था कि अगर मुझे 5 रुपया देना था तो लोकल वहां पे उस वक्त एक खतरनाक चीजें हुआ करता था, उसको कहते थे पार्टी ऑफिस। ये लोकल पार्टी ऑफिस काफी खतरनाक हुआ करता था। ये तो बिल्डर का कहना था कि मैं लोकल पार्टी ऑफिस में बंडल पहुंचा देता हूं, मेरा काम खत्म, मतलब 1 विंडो सिस्टम। अगर इंडस्ट्री के हिसाब से बताए तो वो 1 विंडो सिस्टम था। तृणमूल कांग्रेस के समय पे प्रॉब्लम ये हो गया कि
कई सारे विंडो खुल गया है। जी, सिंगल विंडो सिस्टम से मल्टीपल विंडो सिस्टम हो गया, मल्टीपल विंडो सिस्टम हो गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हुआ है वो नया है, बंगाल के लोगों को पता नहीं था। सिर्फ सिस्टम बदलाव आया, वन विंडो से मल्टीपल विंडो हो गया। लेकिन हाँ, इसमें क्या है कि मल्टीपल विंडो होने के कारण खर्चा थोड़ा सा ज्यादा होने लगे हैं, और सबको लगने लगा कि अगर एक जानला मैं भी खोल दूं, एक खिड़की मैं भी खोल दूं, तो मेरा भी राजनीति करना एक पेशा हो जाएगा। तो बंगाल में अभी 3 पेशा है। एक पेशा है हम जैसे नौकरी करने वाले लोग, एक पेशा है जो बिजनेस करने वाले लोग, और तीसरा पेशा है तृणमूल करने वाले लोग। तो आप क्या करते हो? हम तृणमूल करते हैं, तो ये एक पेशा है यहाँ पे। तो पहले क्या करते थे? हम सीपीएम करते थे, वो भी एक पेशा हुआ करता था। तो यहाँ पे 3 ही पेशा है, नौकरी, बिजनेस और पार्टी करना। जी जी जी, निश्चित तौर पर। लेकिन अब जिस तरह से आपने बताया कि मल्टीपल विंडो सिस्टम हो गया है, तो जो आम लोग हैं उनके लिए जितनी विंडोज खुली हैं, उनके ऊपर जो बोझ है भ्रष्टाचार का, वो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। बीजेपी की भूमिका विपक्ष के तौर पर किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह से इस पूरे मामले को उजागर करने में, सड़कों तक संघर्ष करने में और उसको और आगे तक ले जाने में बीजेपी की भूमिका है? क्योंकि पूरा मामला जो है निश्चित तौर पर कानून के दायरे में तो है ही, लेकिन इसको राजनीति भी बहुत प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल, 2019 में जब हम देखे थे बीजेपी की तरफ से उनको 18 लोकसभा का सीट मिल गया, वही शुरुआत। और आज भी 70 विधायक है बीजेपी का, तो एक 70 कोई कम संख्या नहीं है। 77 तो होना चाहिए था, लेकिन 7 लोग दो उपचुनाव में हार गए और बाकी लोग तृणमूल में चले गए। लेकिन 70 भी कोई कम संख्या नहीं है। तो और ये 70 लोगों को लेकर जिस तरह से विधानसभा के अंदर इन्होंने अपना लड़ाई जारी रखे हैं, वो ये सराहने लायक है। और मुझे लगता है कि आज के बाद मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं मोबाइल पे देख रहा हूं कि बीजेपी ग्रुप में एक के बाद एक मैसेज आ रहा है कि इस जगह पे आंदोलन है, उस जगह पे आंदोलन है। मुझे पता नहीं इस तरह की बारिश में क्या हो पाएगा, लेकिन मैदान में उतारने के लिए शायद बीजेपी अपने आप को तैयार कर लिया है। वो इंतजार कर रहे थे कोई ना कोई ठोस कदम हो जाए, जिसके कारण लोगों को समझा पाए कि जो हम हवा में नहीं कह रहे बोल रहे थे, ये जो भ्रष्टाचार की बात, ये भी बीजेपी के लिए इंतजार करना जरूरी था कि हम भ्रष्टाचार की बात हवा में नहीं कह रहे थे, ये सही में हकीकत में है। और खास तरह से नकदी जो बरामद हो पाया, वो साबित कर दिया कि ये भ्रष्टाचार सिर्फ पार्थो चैटर्जी का अरेस्ट नहीं, जिस तरह से 20 करोड़ रुपया और उससे ज्यादा 21 करोड़ समथिंग बताया जा रहा है कि ये रुपया मिला है, तो ये भी एक बीजेपी के लिए, मेन अपोजिशन पार्टी के लिए एक हौसला है, जिसको लेकर वो मैदान में उतर सकते हैं, स्ट्रीट फाइटिंग कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि हम लोग इतने सालों तक जो बात कह रहे थे उसका सच्चाई ये है। अभी ईडी और सीबीआई जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और आगे भी करेंगे। आप हमारे साथ दें, हम आंदोलन में आपके साथ देंगे। तो ये शायद हमको दिखाई दे रहा है, आगे जाके ये होने जा रहा है। निखिल जी, ममता बनर्जी के लिए, उनकी सरकार के लिए कितना बड़ा सेटबैक? क्योंकि अभी तक बार बार वो ये कोशिश करती रही है, सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर आरोप लगाती रही है, लेकिन अदालतों के निर्देश के बाद ये सारे जांच हो रहे हैं और अब जिस तरह से मामला खुल रहा है, कितनी मुश्किल में ममता बनर्जी और उनकी सरकार आपको दिख रही है? मुश्किल में तो है, क्योंकि ममता बनर्जी 21 तारीख को भी बता दिए हैं और कई दिनों से बता रहे। देखिए, महाराष्ट्र में सरकार गिरा दिया, आप ये बार बार उसका रेफरेंस दे रहे हैं। देने का क्या जरूरत है? अगर आप कुछ किया नहीं है, अगर आपका विधायक आपके साथ है, अगर आप सादगी है, तो आपको डरने का कोई बात नहीं है। आपको डरने का क्या जरूरत है? चाहे ईडी आ जाए, चाहे सीबीआई आ जाए, चाहे इनकम टैक्स आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, तो आपको तो डरने का कोई बात नहीं। आप महाराष्ट्र दिखा रहे हो, आप मध्य प्रदेश दिखा रहे हो, आप ईडी सीबीआई के खिलाफ अपना भड़ास निकाल रहे हो, सीबीआई के लिए जो परमिशन था वो विथड्रॉ कर लिया था आपने। तो ये सब करने का कोई जरूरत ही नहीं था अगर आप सही रास्ते पे हो। लेकिन किसी ना किसी जगह पे वो भी जानती है कि हमारे पीछे कोई जिसको हम कहते कि कुछ काला रंग लगा हुआ है,
तो इसीलिए ना वो डर रही है। इसीलिए इस तरह से आप अगर 21 तारीख का भाषण को किसी से डिकोड कराए तो आप देखेंगे एक बार कह रहा है कि हम 2024 में बीजेपी को हरा देंगे, उसके बाद फिर दोबारा कह रहा है कि ईडी सीबीआई लगा के हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश किया जा रहा है, उसके बाद कह रहा है कि मुरमुरे और इस चीजों के ऊपर जीएसटी बढ़ा दी। मतलब इनकॉन्सिस्टेंट एक भाषण, जिस भाषण से पता चलता है कि शायद उनको अंदाजा लग गया था कि आगे जाके बचना मुश्किल है। जी एक बड़े ताजुब की बात है कि ममता बनर्जी सरकार और टीएमसी जो है वो एकदम सन्नाटे में है, सख्ते में है, रिएक्शन दे पाने की स्थिति में नहीं है। पार्थो चटर्जी से कहीं ना कहीं किनारा कसते हुए आप बता रहे हैं जिस तरह से वो नजर आ रहा है। किस तरह की सियासत पार्टी के अंदर देखी जा सकती है, क्योंकि जब मुश्किल का दौर आता है तो असली परीक्षा होती है काडर की, कार्यकर्ताओं की, और वो सभी लोग जो इससे पहले मलाई काट रहे होते हैं, जब संकट आता है तो असली परीक्षा होती है। यहाँ पे हाँ निखिल, देखिए यहाँ पे भी मैं तृणमूल के अंदर की एक बात बता दूं जी। एक तरफ अभिषेक बनर्जी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी, ये कहानी हम कई दिन पहले इसके बारे में हम चर्चा किए थे, किस तरह से तृणमूल की अंदर एक दरार पैदा हो चुके हैं। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरे तरफ अभिषेक बनर्जी जी। अब थोड़ा सा इशारा ये मिल रहा है कि जितने सारे नेता इस तरह से कुछ दिन पहले आपको पता है कि एक मामूली सा जिला अध्यक्ष जिसका नाम है अनुब्रत मंडल, जिनको कोयला और गोग तस्करी में कई खींचातानी जिनका हुआ था और वो अभी पिक्चर से बाहर है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का, ये सारे ममता बनर्जी का करीबी है। तो क्या ये राजनीति तो नहीं है? पार्थो चटर्जी ममता बनर्जी का करीबी है, तो क्या ये राजनीति तो नहीं है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो है ये पुराने जो नेता है वो जो नया नेता है, इन दोनों के बीच का लड़ाई है, और जानबूझ के ये पार्थो चटर्जी, अनुब्रत मंडल, इन लोगों को सामने करके इसको सैक्रिफाइस किया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी का रास्ता साफ हो जाए, अभिषेक बनर्जी आगे का नेता बने, सियासत का पूरा अधिकार उनके ऊपर हो। तो ये भी एक राजनीति है जो समझना चाहिए निखिल जी। तो यानी कि अपने पार्टी के भीतर ही विरोधियों को ठिकाने लगाने की ये एक नया तरीका हो सकता है ममता बनर्जी का, अभिषेक बनर्जी के लिए रास्ता साफ करने का, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि किसको सैक्रिफाइस करना पड़े ये तो ममता बनर्जी डिसाइड करेंगे ना। तो पार्थो चटर्जी को सैक्रिफाइस किया गया। मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, लेना मुश्किल है क्योंकि ये पूरी तरह से अदालत की मामला है और इस तरह से नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं इस पूरे चेन ऑफ एविडेंस में जो जिसमें कोई अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है, जो ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी नेता के खिलाफ इस तरह की आरोप नहीं आया जो अभिषेक बनर्जी का करीब है। अभिषेक बनर्जी का करीब जो थे वो अभी भानु हाथू में है, जो कोल में जो विनय मिश्रा जो भाग के भानु हाथू बोल के आइलैंड में चला गया है। तो वो माने इस तरह के अंदर की एक कुछ कहानी है जो हम खोल के नहीं बता सकते जी। इस बात को अगर ऐसे समझें कि जैसे कुछ दिनों पहले या ये कुछ महीनों पहले जिस तरह से अपने संगठन के तमाम लोगों को बर्खास्त किया था ममता बनर्जी ने, और फिर से उसको दोबारा जिसको कहते हैं कि अपने संगठन को सुगठित करने की कोशिश की थी ममता बनर्जी ने, उसके ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, क्या ये देखा जाए उसी से जोड़ करके एक स्टेप कि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं एक लाभ भी मिला है, इस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि अपने लोगों को, जिन लोगों को वो पसंद नहीं करती हैं या जो अभिषेक बनर्जी के रास्ते में कांटा है, उनको इसी के माध्यम से हटा सकेंगी? हाँ, क्योंकि उस वक्त जो पुनर्गठित किया गया था उसमें सारे पुराने लोग थे जो ममता बनर्जी का करीबी और सिर्फ अभिषेक बनर्जी थे। तो एक एक करके उन लोगों को हटाया जा रहा है रास्ते से जी। तो मतलब ये क्या परिवारवाद की एक और तरीका है कि हमारे परिवार के अंदर ही सियासत रहे और परिवार के बाहर ना जाए, चाहे जो भी इंसान पिछले 30 सालों से हम मेरा साथ दिए हैं, सैक्रिफाइस अगर करना है तो उनको ही करना है, क्योंकि रास्ता साफ करना है अपने भतीजे के लिए। तो अगर ऐसा है
क्योंकि देखिए धीरे धीरे उनके परिवार भी राजनीति में आने लगे हैं। जी। अभिषेक बनर्जी के एक चाची वो काउंसिल कॉर्पोरेटर बन गई है। अच्छा, फिर उनके जो भाई है, ये सारे भाई अलग अलग स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट बनके या एनजीओ की प्रेसिडेंट बनके अपना जो ताकत है वो फैलाने की कोशिश, कोई हॉकी फेडरेशन की, कोई फुटबॉल फेडरेशन की, कोई मोहन बागान क्लब की, कोई ईस्ट बंगाल क्लब की, ये सब अलग अलग जगह पे वो फैल रहे हैं। तो ममता बनर्जी के जितने सारे भाई है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये राजनीति सिर्फ बुआ और भतीजे के बीच सीमित है। राजनीति पूरे परिवार के अंदर धीरे धीरे फैल रहे हैं। जी निखिल, एक और सवाल चलते चलते बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, जब इतना सारा प्रकरण फैला हुआ है और पार्टी के अंदर भी तमाम लोगों को ममता बनर्जी ठिकाने लगाना चाहती हैं, अभिषेक बनर्जी आगे आना चाहते हैं, तो ऐसे में इस पूरे प्रकरण में पार्थो चटर्जी को स्केपगोट बनाने से, उनकी बलि लेने से कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर इनफाइटिंग शुरू नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तो लोगों के मन में डर पैदा हो गया। अब सब सोचने लगेंगे कि अगला करी किसका है, ये तो सोचना ही, और नीचे से ऊपर तक सब लोग ये सोचने लगेंगे। देखिए सामने पंचायत चुनाव है 2023 में, और वो पंचायत चुनाव एक ऐसी चुनाव है जहां पे बेसिकली अपने पार्टी को मजबूत करने की पूरे मौका है। मतलब अभिषेक बनर्जी की गुट अगर चाहे तो अपने जो पूरे गुट को है उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और ममता बनर्जी की तरफ से जो है पुराने लोग वो अपने गुट को मजबूत करने की, क्योंकि वहीं से यहाँ पे जो मैं कह रहा था ना कि जो राजनीति की जो पेशा है, जो हम तृणमूल करता है, ये मेरा पेशा है, तो वही पंचायत स्तर से वो होता है, तो ये गुटबाजी तो अवश्यंभावी है। जी, गुटबाजी अवश्यंभावी है, और जब जो जिसको कहते हैं कि जैसा बोया है वैसा काटेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर जिस पर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे थे, पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री रहे पार्थो चटर्जी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।